हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। ज़ाहिर है आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता 36 घंटों से चल रही झड़पों पे जो इस्लामाबाद और पिंडी में हो रही हैं। पीटीआई और जो अवामी तहरीक है उनके कारकुनों और पुलिस के दरमियान खासा अभी भी मामला गर्म चल रहा है। लेकिन आज कॉलिंग डे है, आप लोगों की कॉल देंगे, आप लोगों की राय इस सारे मसले पर सुनेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कनाडा से हैं मोहम्मद आमिर, उनसे बात कर लेते हैं। जी आमिर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो ज़रा हट के है। जी फरमाइए। आजकल जो कुछ हो रहा है उससे बिल्कुल हट के है। जी फरमाइए। मैं खबर था जो पोप हैं कैथोलिक चर्च के, वो एक हिस्टोरिक विजिट पे जा रहे हैं स्वीडन, जो कि एक बहुत ओवरवेलमिंगली जो है वो प्रोटेस्टेंट कंट्री है। ओके। तो बेसिकली वो रीच आउट करना चाह रहे हैं कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्टेंट की तरफ। ओके। तो क्या आप लोग समझते हैं कि हमारी जो इस्लाम के अंदर इतने सारे फिरके और फिके बने हुए हैं जो सिर्फ इस बहस में उलझे रहते हैं कि कोई हाजिर है या गैर हाजिर है, कोई नूर है कि बशर है, क्या हम उस तरफ जा सकेंगे? जी अभी इसका जवाब आपको देंगे वसतुल्लाह, क्योंकि इन्होंने आज एक इत्तेफाक ये है कि अभी हमने इसी पर ही बात करनी थी। और वैसे पोप साहब ने इससे पहले रशियन ऑर्थोडॉक्स क्लर्जी को भी रीच आउट किया था, वहाँ पे भी काफी मुजाहरे हुए थे। बहरहाल जो इस्लामाबाद में फिरकावारियत का मुजाहरा हुआ है उसकी जरा बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है 144 लगी हुई है इस्लामाबाद में। सर 144 लगी हुई है, लेकिन वो 144 नहीं है, वो सिलेक्शन 144 है। अच्छा। जो कुछ पार्टीज पे लागू पहले इनकी बातें सुन ले, उसके बाद मैं आपसे बातें कर लूँगा। हाँ जी, आप गो अहेड। अच्छा गो अहेड। देखिए जी, बात ये है कि कल अदालत ने, जिसका कि हम सब बड़ा एहतराम करते हैं, इमरान खान भी और नवाज शरीफ भी, एक हुक्म जारी किया कि आप कंटेनर ना लगाएं और आप जो है डेजिग्नेटेड जो जगह हो उस पर अपना जमहूरी हक़ एहतजाज का इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने भी उसकी परवाह नहीं की और जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद के शहरियों के बारे में बहुत परेशान है कि बच्चों को दूध नहीं मिलेगा। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे और इतनी आबादी मैसूर हो जाएगी, लिहाजा किसी तौर पे भी पड़ेंगे, लेकिन किसी तौर पे भी हम लॉकडाउन नहीं करने देंगे। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। हुकूमत का काम ये है कि शहरियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखे। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि मोटरवे पुलिस जो है उसने रशकई और स्वाबी अटक का जो इंटरचेंज है वो बंद कर दिया है। अच्छा। अब मसला ये है कि वहाँ से भी बच्चे, औरतें, मर्द गुजरते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो पीटीआई के हों, ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लामाबाद और पिंडी जा रहे हों, हो सकता है वो लाहौर जा रहे हों, गुजरांवाला जा रहे हैं। जो सड़क पे निकल रहा है ना तो बुनियादी हकूक बहरहाल चले, हुकूमत के लिए इस वक्त जो भी सड़क पे निकल रहा है, हाँ, वो जो है ना दफा 144 की खिलाफवर्जी कर रहा है, वो शहरियों के बुनियादी हकूक। लेकिन कोई और लोग थे यार जो आज सड़क पे निकले थे। अच्छा। और अच्छा हाँ, मैं वही अर्ज करने वाला हूँ कि चले ठीक है, दफ़ा 144 हर हुकूमत को लगानी चाहिए अगर बदइंतज़ामी हो रही है। दफ़ा 144 के होते हुए आज आप पारा हॉकी ग्राउंड में शोहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। अहले सुन्नत वल जमात उर्फ साबिक़ सिपाही साहबा के ज़ेरे सिपाही पाकिस्तान, एफसी और पुलिस उनकी हिफाजत में मामूर होते हैं। ज़रूरी है। पहले बाकायदा दफ़ा 144 के साए में रैली निकलती है मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की। उसके बाद वो आप पारा हॉकी ग्राउंड पहुंचते हैं। वहाँ दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमा मौलाना समीउल्लाह हाफिज़ सईद, सिराजुल हक, फजलुर रहमान खलील वगैरह को भी दावत दी गई थी, लेकिन बावजूद वो नहीं आ सके। तो जनाब फिर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब हैं, वो जब आए तो जनाब नारों से फ़ज़ा गूंज उठी और जो आप और हम सुनते रहते हैं नारे काफिर काफिर वाले ठीक ठाक दबा के लगे। काफिर अच्छा काफिर, जो नाम वो लगे। और उसके साथ साथ ये भी था कि ये जो लॉकडाउन करने वाले हैं हम इनके मुखालिफ हैं, ये धरने की सियासत जो है ये ठीक नहीं है। एक साहब ने पूछा, सहाफ़ी नुमा साहब थे, उन्होंने एक इंतज़ामी आदमी से जो जलसे
करा रहा था कि यार दफ़ा 144 लगी हुई है, तुम लोगों को कैसे इजाज़त मिल गई। कहने लगे देखिए जी, कल शाम को इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि यार खुदा का खौफ करो, कुछ हमारे मुंह की लाज रख लो। तो हमने उन्हें एक दलील दी। दलील ये थी कि भाईजान, हर साल हम 6 अक्टूबर को अपने शहीद रहनुमा मौलाना आज़म तारिक की बरसी मनाते हैं इस्लामाबाद में। वो एक यूजुअल सालाना इवेंट है, इस साल किसी वजह से नहीं मना सके तो अब हम इस दफ़ा मना रहे हैं, तो इसको वो इवेंट तस्वुर किया जाए। नंबर 2, चूँकि हम 4 दीवारी के अंदर यानी स्टेडियम के अंदर यानी हॉकी ग्राउंड के अंदर जलसा कर रहे हैं, लिहाजा सड़क पे तो हम हैं नहीं, तो इसलिए दफ़ा 144 हम पे लागू नहीं होती। तो बकौल उस कारकुन के पुलिस ने कहा अच्छा तो फिर ठीक है कर लो। हाँ यार, ये तो फिर इसका मतलब है कि पीटीआई वाले तो बेचारे बड़ी ही बेवकूफ़ हैं। वो भी कह सकते थे कि देखिए हम अगर हद नहीं तो हर दूसरे साल तो हम धरना करते हैं, ये भी हमारा एक रेगुलर प्लान है, तो इसके तहत हमें भी इजाज़त दे। तो आप क्या कहते हैं भाईजान, दफ़ा 144 प्लस या दफ़ा 144 माइनस? सर ये मेरे ख्याल में जो इन्होंने कहा ना सिलेक्शन, सेक्शन नहीं सिलेक्शन 144। दूसरी बात है कि बड़ी आई एम सॉरी, ये बड़ी भोली बात है कहना कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। यार देखिए, क्योंकि तकफीर के नारों से जमहूरियत, सिस्टम और कौमी सलामती को कतई कोई खतरा नहीं है। और नेशनल एक्शन प्लान को कैसे खतरा हो सकता है? कैसे खतरा हो सकता है यार? ऐसी छोटी मोटी बातों पे यार पता नहीं किस तरह का टॉपिक उठा लिया आपने यार। पे तंज कर रहे हैं, लिहाजा आप जो हैं ज़रा नोट करेंगे। एक मुकर्रिर ने ये कहा अलबत्ता कि हम किसी प्लान व्लान को नहीं मानते। जाहिर है कि इशारा नेशनल एक्शन प्लान की तरफ नहीं था। असदुल्ला साहब हैं कोयटा से। जी असद भाई। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, आप सब लोगों को सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब मेरा एक सवाल था। जी सर। सवाल ये था कि सीपेक हो रहा है हर तरफ। सवाल मेरा ये था कि एक आम बलूचिस्तानी जिसको अगर पढ़ना लिखना आता भी है या नहीं आता, वो ये सवाल करता है कि 60 की दहाई में, 60 की दहाई में जब गैस बलूचिस्तान से निकल रही थी तब भी यही था कि पूरे बलूचिस्तान की जो है तकदीर बदल जाएगी। लेकिन कुदरती बात है या पता नहीं वफाकी बात है, जो भी है, पंजाब में गैस यहाँ से निकल कर वहाँ पर सस्ती पड़ती है। हम तकरीबन प्रति यूनिट 4 रुपए 3 रुपए सस्ती पड़ती है। तो क्या सीपेक में भी यही होगा या नहीं होगा? मुझे सिर्फ इतना। असदुल्ला साहब, उम्मीद यही है कि नहीं होगा, और जाहिर है 60 साल से पाकिस्तानी भी जो है इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी वो बुनियादी हकूक़ मिले। मुझे पता है मेरे बलोची भाइयों को जो है उनके हकूक़ ज़्यादा गस्ब किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ बाकी जो पाकिस्तानी हैं, आम पाकिस्तानी की अगर बात करें, वो भी उन हकूक़ का उतना ही तालिब है जितना वो है। अल्लाह करे, दुआ ही है कि सीपैक के आने से सबसे ज़्यादा वसाइल बलूचिस्तान को मिले और उसके तुफैल जो है बाकी मुल्क को भी मिले। अल्लाह ही करे तो करे। हाँ चलें, बहरहाल हमारे साथ कॉलर हैं, गाजी साहब हैं जी कराची से। जी गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका एक तो पहले बहुत तारीफ करनी थी, आपका जो प्रोग्राम है ज़रा हटके, वो बहुत ही ज़रा हटके। मतलब दूसरा मुझे बात बोलनी थी कि सर आप लोग इतने रीनोन जर्नलिस्ट हैं, सर अहले सुन्नत वल जमात के बारे में एक स्टेट ओन एंटरप्राइज टाइप चीज़ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने 144 की खिलाफ वर्जी कर दी है तो इसमें इतनी हैरत की बात है। तो मतलब वो तकफीर के नारे भी लगा सकते हैं, तो उनको मतलब नॉर्मल सी बात है। आप लोग इतना टाइम प्रोग्राम का ज़ाया कर रहे हैं। एक बच्चा 3 साल का 3 दिन का बच्चा है, वो आज शेलिंग से हलाक हो गया। तो शायद ये खबर अगर हम पहले इस पे बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कि वो तो करते रहते हैं, एक नॉर्मल सी रूटीन है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुड पॉइंट। क्योंकि हमने इवेंचुअली शुरू में सिर्फ ये दिखाना था कि रियासत किस तरह तफरीक कर रही है कि एक तरफ जो है आप एक सियासी जमात को उसका हक़ नहीं दे रहे प्रोटेस्ट करने का, और साथ ही एक ऐसी जमात को जो ज़ाहिर है 4 शेड्यूल में भी है, जिसके ऊपर इतने इल्ज़ामात भी हैं, कलअदम भी है, उसको जो है तो नहीं है, कल वॉच लिस्ट पे है, तो उसको जो है ये मौका दिया जा रहा है। और दफ़ा 144 अगर आम आदमी मिल के बैठे हैं तो उनके लिए दफ़ा 144 है, लेकिन अगर ज़ाहिर है ये ख़ास मेहमान जो हैं रियासत के वो आएँ तो उनको जी आया मेहमान के हुकूक बहरहाल आम आदमी से जी बेशक। जहाँ तक इस बच्चे की बात है, बहुत ही खबर है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम सुन रहे थे उनकी वालदा की बातें और उनके वालिद साहब की बातें। मेरे ख्याल वो क्लिप
हमारे पास मौजूद है। अगर एक सेकंड ये रावलपिंडी में सिर्फ ये हुआ, आज मैं थोड़ी तफसील बता दूं कि ये जो शेलिंग हो रही थी तो दोपहर के बाद, तो ये बच्चा वहाँ कमेटी चौक के साथ ही एक घर में था और अभी 3 दिन का बच्चा था ये। तो कहा यह जा रहा है, इसके वालिदैन का इनका ये कहना है कि इतनी शदीद शेलिंग हुई है कि ये बच्चा दम घुटने से जो है जाँ भाग हो गया है और उसका वालिद लेकर के जा रहे थे उसे गोद में पकड़ के हॉस्पिटल भी। तो हॉस्पिटल जब पहुँचे तो हॉस्पिटल डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चा जो है जाँ भाग हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा, और हम जो है हुकूमत से तवक्को करेंगे कि बजाय इसके कि कोई सफाइयाँ पेश करे, देखे जी बात दरअसल ये है कहने की बजाय अब ये बताए कि इनके वालिदैन क्या करें। सुन लें उनके वालिद साहब की बात लेते हैं ना एक दफ़ा, जरा बता दीजिए। उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल से बात की है तो सुन लें वो क्या कहते हैं। शेलिंग की वजह से जो है मेरा बच्चा फौत हो गया है। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ रहा था तो उस वक्त पुलिस वालों ने शदीद शेलिंग की है, जिसकी वजह से हम बड़े हैं, हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया था, तो बच्चा सांस ही नहीं ले सका और बच्चा एक्सपायर हो गया मेरा। डॉक्टर ने बताया ये रास्ते में एक्सपायर हो गया था क्योंकि गैस इतनी शदीद थी कि इसके फेफड़े बर्दाश्त ही नहीं कर सके उस चीज़ को। बच्चे की मौत का जिम्मेदार शेख रशीद, इमरान खान और वक्त हुकूमत को करार देता हूँ। और मैं अवाम को भी ये बताना चाहता हूँ, ना मैं पहला हूँ ना मैं आखिरी हूँ। मेरे साथ ये जुल्म हुआ, आपके साथ भी होगा और आप लोग बर्दाश्त करोगे और देखोगे ये आपके साथ भी होगा। ना मैं पहला हूँ ना मैं आखिरी हूँ। आपने वालिद साहब की उनके बात सुनी और जाहिर है बहुत ही अफसोस का मकाम है। एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि ये क्लिप जो है ये समा टीवी के तवज्जुह से हमें मिला है। आपने उसमें माइक भी देखा समा का, उनके रिपोर्टर ने बात की। तो इस बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? ज़ाहिर है रियासत है, ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन है, और अगर आप कह सकते हैं तो वो जो सियासतदान जिन्होंने ये रास्ते रोके। लेकिन मेरे ख्याल में तो जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की है जिन्होंने उस कॉर्डन ऑफ किया और सारा। मगर बच्चा तो जिंदा नहीं हो सकता ना, हम जितनी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सब बातें फजूल हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के लॉकडाउन से पहले होने वाले क्रैकडाउन की। और जैसे हमने जिक्र किया था उस 3 साला बच्चे का जिसकी मौत हुई, 4 दिन के बच्चे का, तो उस पर अभी ज़िला इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ आया है कि ये जो बच्चा है ये शेलिंग से नहीं इसकी मौत हुई बल्कि उसको कोई और प्रॉब्लम थी और वो जो जिस घर में था वो शेलिंग की जद में नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर ये जो अभी जो हमने क्लिप चलाया था समा टीवी का, इससे पहले अगर आप पूरी वो उनकी जो रिपोर्ट है वो आप देखें तो जो बच्चे की वालिदा हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके घर पे शेलिंग हुई है या आंसू गैस उनके घर के अंदर दाखिल हुआ था। वो बच्चे को अस्पताल ले जा रही थी, जो जहाँ तक मैंने सुना है, अगर मैंने दुरुस्त सुना है, वो बच्चे को अस्पताल ले जा रही थी क्योंकि वो 4 दिन पहले पैदा हुआ था, सिजेरियन हुआ था और बच्चा कमज़ोर था, तो जाहिर है कि फेफड़े भी कमजोर, तो रास्ते में शेलिंग हुई थी, उनका कहना ये था। तो अब इंतजामिया हुई है, इंतजामिया ने भी डिफेंड करना है, जाहिर है इंतजामिया ने डिफेंड करना है, और क्या कहेंगे वो, और क्या कहेंगे। उम्मे रोमान है कराची से। जी जनाब। वालेकुम सलाम। मैं काफ़ी देर से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और काफ़ी दिनों से मतलब अक्सर सर्च करती रहती हूँ, तो आपका प्रोग्राम मुझे ज़रा डिफरेंट लगता है और अच्छा है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या हमारा मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल है इस बात का कि इस तरह के जलसे जुलूस, हंगामे, ये सब, वो कितनी जहनी दबाव है पूरे मुल्क पे। सरहदों पे हमारे ये हाल है कि बीमारी हो रही है, कोयटा में धमाके हो रहे हैं, कराची का ये हशर है, तो क्या ये जेब देता है एक सेंसिबल लीडर को? ये जेब देता है किस तरह धरने दें? क्या सेंसिबल खवातीन को ये जेब देता है किस तरह रोडों पे खड़ी हो? क्या किसी भी सेंसिबल चैनल को ये जेब देता है कि इस तरह की चीज़ों को इतना प्रमोट किया जाए? एक बच्चा चला गया, आप जानते हमारे मुल्क का असासा था ना वो, चाहे वो 3 दिन का था या 4 दिन का था। कभी सोचा है ये सारे चैनल जो मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही हूँ कि कहीं मुझे कोई रास्ता मिले, मैं बात करूँ, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, क्या हमारे जितने लीडर गुजरे हैं सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं किया? ये मुल्क ऐसे ही चल रहा है 60 साल से। कभी तारीफ भी कर लेनी चाहिए सबकी, मैं किसी एक की भी नहीं हूँ। मैं ये पाकिस्तान हमारा है, सारे लोग हमारे हैं, सारे लीडर हमारे हैं, सारे सूबे हमारे। हम सबको एक होके सोचना चाहिए कि ये वक्त नहीं है इन बातों का।
ये वक्त है इस बात का कि हमें दुश्मन के खिलाफ एक होकर लड़ना है, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे हम आम लोग हो, चाहे कोई टीवी एंकर हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो। अच्छा, आपको लगता है उम्मे रोमान साहिबा कि अगर हम खुद ही अपने दुश्मन हो तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, हम अपने दुश्मन हैं तो हमें खुद बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या करें। हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं। देखिए, सारी दुनिया में हुकूमतें होती हैं, बुरी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, मैं उस वक्त भी ये कहती थी कि पूरे 5 साल करें। ये हुकूमत है, इसको भी मैं कह रही हूँ 5 साल करें। अगर इमरान खान आ जाते हैं उसको भी कहूंगी कि 5 साल करें, फिर हमें शऊर आएगा कि हम उसमें डिसाइड करें कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। जी, मैं समझ गया हूँ। और जहाँ तक हुकूमत को खतरे की बात है तो फिलहाल कोई ऐसा वाज़ेह खतरा नहीं लग रहा, और बहैसियत पाकिस्तानी मुझे और उसके अलावा किसी भी सियासी जमात को ये हक़ ज़रूर हासिल है कि वो एहतजाज कर सके। उसको मिस हैंडल किया जाए या फर्दर कोई ऐसी चीज़ हो तो ज़ाहिर है कसूर हुकूमत वक्त का होता है, क्योंकि वो की ज़िम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ वो प्रोटेस्टर्स की हिफाजत करें, प्रोटेस्ट का हक़ हमारे आइन कानून में दिया गया है। और प्रोटेस्ट या एहतजाज के लिए जो नौबत आती है वो रीजंस अगर उससे पहले ही थोड़ी हल कर ली जाएं तो फिर इस तरह की धमाचौकड़ी भी ना हो। जहाँ तक एक दुश्मन की बात है तो अगर आप 5 लोगों से पूछेंगे ना कि यार इस मुल्क का सबसे बड़े दुश्मन कौन है, तो आपको 5 मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। तो ये भी या हमीद कराची से जनाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। आप लोग का शुक्र है कि 1/3 वाला प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हम जैसे सीरियस लिसनर भी थोड़ा सुन लेते हैं आप लोगों को। मेरा कहना ये है, देखिए इमरान खान क्यों ये समझते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो वो कहते हैं कि मैं इतने लोग जमा कर लूंगा, इतने लोग जमा कर लूंगा, उनकी ये ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान तो उनके साथ नहीं है जो ये इस किस्म की वो चीज कर लें। मेरा मुझे एक तो सीरियस क्वेश्चन आपसे ये करना है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जब सिविलियन हुकूमत जरा सी ढीले होने लगती है तो कहते हैं कि फौजी आमिर सही थे ना, उनको ये पता होता है। एक तो पहले आप लोग कोई ना कोई प्रोग्राम करें जिसमें ये जो पिछले 50-60 साल के अंदर जो जिन लोगों ने इनकलाब लाए उनकी थोड़ी जिंदगियों पे और जो डिक्टेटर्स हैं उनकी जिंदगियों पर कोई प्रोग्राम करे ताकि लोगों को पता चले। दूसरा मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल जरा भाई आपसे, कि जो पिछले दिनों ये चाइनीज एम्बेसडर मिले इमरान खान से, उसके बाद उनका टोन चेंज हुआ है, इमरान खान का बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई है। ये क्या चीज उन्होंने कही है जो इसके असरात आए? थैंक यू। हाँ, देखें अब क्या एम्बेसडर साहब ने क्या कहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत अनयूजुअल बात है क्योंकि जनरली आप चाइना से इस तरह की डिप्लोमेटिक आउटरीच नहीं देखते। यूएस एम्बेसडर हों, ब्रिटिश एम्बेसडर हों, तो उनकी रूटीन होती है कि वो हर सियासतदान से मिल रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं। इससे आपको इस चीज़ की गेज होती है कि चाइनीज़ के लिए सीपेक कितना अहम है कि वो सारे खदशात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये था कि शायद ज़रार तुम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की तरह कहोगे कि एक फरीक ने आते ही फाइल यूं फेंकी और कहा कि इस पे बस बहुत हो चुका, नो मोर धरना, नो मोर लॉकआउट। मेरा ख्याल है यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। एग्जैक्टली। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के, इसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज है कॉलर्स डे यानी आपका दिन। जुबैर बलोच साहब हैं कराची से। जी बलोच साहब फरमाइए। हेलो जी जुबैर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। हमें नहीं आ रही। हमें नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। अच्छा, फिरदौस बीबी हैं कराची से। जी फिरदौस बीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अभी हुआ है कि आखिरी आपकी 3-4 कॉल्स भी मैंने सुनी थी जब स्विच ऑन किया टीवी को जी। उसमें लोगों की राय सुन के मालूम हुआ कि शायद हमारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हम बादशाह सलामत से गुजारिश करें कि बराए मेहरबानी जूते मारने वालों की तादाद को बढ़ा दीजिए। सही, बहुत खूबसूरत बात कहने है आपने। क्या कहने? बिल्कुल। तो आपकी कोई राय है इसके अलावा कोई सवाल? मुकम्मल बात हो गई ना यार, मुख्तसर और मुकम्मल बात ये होती है बात। सही बात। ये तो नहीं कि मतलब 15 मिनट लगा दो, बल्कि कामरान साहब हैं भावलपुर से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए। हेलो हेलो हेलो। मेरा सवाल जी 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 इजाजत है सवाल करने के सर? जी सर प्लीज। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आज जो इस्लामाबाद में दिफाए पाकिस्तान के नाम से एक जलसा किया गया है,
क्या ये जलसा जो है ये आर्मी के लिए एक पैगाम है हुकूमत की तरफ से? क्यों कि एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर काविश करके दहशतगर्दी खत्म कर दी है, जबकि दूसरी तरफ वो कल अदम तंजीमों, वो तंजीमें कि जिनके ऊपर पाकिस्तान में बैन है और जिनके बारे में ये राय पाई जाती है कि वो दाइश की सरकर्दा है पाकिस्तान में, उनको प्रमोट किया जा रहा है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान की पुलिस ने तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं है, उन्होंने तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है वहाँ पर जी। जबकि उसके मुकाबले में आर्मी जो है हमारी, जो इस वक्त सरहदों पर लड़ रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत की तरफ से हठ धर्मी की इंतहा नहीं है? एक तरफ तो वो इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर हमले करवा रहा है अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे जवानों को जो शहीद हो रहे हैं उनको ये पैगाम दिया जा रहा है आर्मी को कि अगर वो। जी कामरान साहब, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। मैं कुछ चीज़ें जो हैं कामरान साहब ने जोश खिताबत में कह दी वो करेक्ट कर दूं। पहली बात तो ये है कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल का जलसा नहीं था, अहले सुन्नत वल जमात का जलसा था। दूसरी बात यह है कि अहले सुन्नत वल जमात को आप कुछ भी कहें लेकिन ये कलअदम तंजीम नहीं है। इसके अलबत्ता रहनुमा 4th शेड्यूल में ज़रूर आते हैं। इसका ये मुझे बुनियादी और उसके अलावा ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर भारत से हमले करवा रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादती है। बहरहाल ये बात ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल अलायंसेस बहुत लोगों की हुई हैं अहले सुन्नत वल जमात के साथ, चलती रहती हैं। चौधरी निसार की मीटिंग भी हुई है, कौन किसको पैगाम भेज रहा है, आई थिंक ये कहना मेरा तो ख्याल है पूरे रियासत के लिए एक पैगाम है कि अभी भी आप अगर कुछ सुधर सकते हैं तो सुधर जाए भारत, नहीं सुधरना तो फिर बस छोड़ दो और क्या फिर करते रहे। जी जबरान हुसैन साहब हैं कराची। जी जबरान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा एक सवाल ये था कि आजकल काफी दिन से ये चल रहा है कि कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई किसी को गद्दार कहता है टीवी पे आके। जी जी। और हम सब उन्हीं गद्दारों को सपोर्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी। अच्छा। और आप सब लोग भी उन्हीं गद्दारों को बिठा रहे होते हैं टीवी पे, उनके इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। अच्छा। तो सर ये गद्दार क्यों हैं हम सब सारे? हम किसको सपोर्ट करें या अवाम किसकी तरफ जाए? मीडिया ही के जरिए हम लोगों को पता चलता है कि ये गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। ये बहुत अच्छा। जब सब गद्दार हो ना इसका मतलब है कोई गद्दार नहीं है। सिंपल से। वो जॉन एलिया का एक शेर है, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। सही, क्या बात है। ये तो जमहूरियत के हुस्न है ना, एवरीबॉडी इज इक्वल। अच्छा, समी साहब हैं कराची से। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सभी बात कर रहा हूँ कराची से। सर मैं कहूँगा कि हमने जो लास्ट इलेक्शन हुआ इसमें इमरान खान साहब को वोट दिए और तकरीबन हमारे घर के 20 वोट थे, लेकिन जब से हमने इनको वोट दिया हमें सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने न कभी इलेक्शन को माना, न कभी इलेक्शन कमीशन को माना, न कभी उन्होंने अदलिया को माना। अब सवाल यह है कि वो 25 साल पहले का एक मसला पानामा लीक लेके आ गए। तो अगर 25 साल पहले जाएं तो इमरान खान साहब खुद क्या थे? उनकी अपनी क्या जिंदगी थी? वो प्ले बॉय थे, लेकिन उन्होंने सॉरी किया, तौबा करी, फिर आ गए। तो अब ये नवाज शरीफ साहब को क्यों माफ़ नहीं करते थे? उनके जो तो समी साहब, तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब आराम से टीवी पे आए, वो कहे हाँ मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ़ कर दें, तो कौम उनको भी माफ़ कर देगी। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं कर रहे ना। नहीं, नवाज शरीफ साहब का देखें जो करंट दौर है, अगर आप उसमें देखें उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना। अब अगर इसी तरह हम गड्ढे मर्दे उखाड़ते रहेंगे तो फिर आप और उसके पीछे भी जाएंगे, फिर वो लियाकत अली खां चलेगा, भुट्टो के चलेगा, बस हम आगे की तरफ क्यों नहीं कर देखते? ये बात बहुत वैलिड पॉइंट है। उसका एक तरीका ये भी है कि नवाज शरीफ साहब कहें यार जो तहकीकात करानी है मैं हाजिर हूँ। ये अब देखो ये होता है। देखिए दूसरी बात है कि मतलब देखो प्ले बॉय होना वो अपनी जात पर है ना यार। प्लेबॉय और पैनामा की मतलब बराबरी नहीं है। पी से प्लेबॉय, इतना ही इनके अंदर सिमिलैरिटी है। उसके अलावा नजम जैदी हैं, एक जगह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक जगह बंदे की पर्सनल लाइफ का केस है। जी नजम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, शुक्र है जी, मुझे भी मौका मिला कि 1 घंटे के बाद से मैं लगा। सो सॉरी, मेरे सिर्फ बात इतना पूछना है कि जी पाकिस्तान में इतना शरीफ तबका है जिसको परमिट मिला हुआ है सारों की रोजाना सरे बाजार उनके कपड़े उतारने, और वो माशाल्लाह आप लोगों का तबका है जिसके अंदर आज तक कोई बुरा आदमी पैदा नहीं हुआ, जिसके बारे में कोई आप लोग कभी प्रोग्राम कर नहीं सकते, क्योंकि आप सबका मुकमुका है। आप लोग क्या सियासतदान क्या कुछ हर एक के कपड़े उतारते हैं रोज,
और खूब तंजिया हंसते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, हम देखते भी हैं, लेकिन कभी काश ये भी हो जाए कि अपनी भी काली भेड़ों का जिक्र हो जाए, जरा लोगों को ये भी पता लग जाए कि आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो पहले से दिमाग बना के बैठे होते हैं कि हमने बात करनी ही खिलाफ है। वो बच्चा मर गया, बच्चा तो कहे, बच्चे का वालिद नाम ले कि जी शेख रशीद, इमरान खान और हुकूमत, और आप नाम लें कि जी ये वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है सारी, और सियासतदान उनके नाम ना ले सकें। ये तो कह रहे हैं ना मेरे भाई, जी किसने रास्ता रोका? शेख रशीद ने रास्ता रोका उनका? मुझे बता दें। जी नहीं, उसके बाप ने भाई, वालिद उसका, मेरे भाई उसका वालिद ट्रॉमाटाइज्ड है, खुदा का नाम माने। वो उसने खाली उसका नहीं, उसने तमाम सियासतदानों और हुकूमत का भी कहा है आप अपनी मर्जी का पोर्शन उठा लें और एक बात कर दें, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात को कन्वीनियंटली साइड पे रख दे। देखिए, हम सब की पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं मेरे भाई, और कोई ये नहीं कहता कि सहाफ़त में काली भेड़े नहीं हैं, सहाफ़त में बहुत काली भेड़े हैं मेरे भाई। और तीसरी बात, अगर मैं थोड़ा इजाज़त हो तो सर, अगर आप थोड़ा सा अगर हमारी शो को देखना शुरू करें या आप पीछे जाके देखें तो आप देखेंगे कि हमने बहुत तनकीद किया मीडिया के बारे में, इतना कि मतलब आधे हमारे दोस्त अब हमारे से बोलते भी नहीं, हमारे से बात भी नहीं करते। और एक प्रोग्राम वक्त टीवी पे भी चलता था अपना गिरेबान, वो भी शायद आपने देखा हो, वो काली भेड़ों के बारे में, और डॉन न्यूज में भी वो चलता था, चला है सबसे पहले डॉन न्यूज। तो सर ये जो आप कह रहे हैं ये हमने किया हुआ है, और जहां तक वो वालिद साहब की बात है तो सर आप क्या चाह रहे हैं कि वो कहे कि जी ये मीडिया वाले जिम्मेदार हैं? उसने जो कहा वो हमने रिपोर्ट किया, बात खत्म हो गई वहां पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। हाफिज तलाल साहब कोयटा से, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी सर। जी मैंने ये इस वाक़े के बारे में बताना था। जी बताएं। कि हमारे यहाँ जो इतना बड़ा सानिया हुआ उसके अगले दिन बाद मीडिया में पता नहीं क्या क्या चलता रहा, और आज भी यही हाल है। तो मैं कहता हूँ शायद हमारा दर्द इनको समझ नहीं आता या हमारे दर्द में तासीर नहीं है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो लाशों को वापस भेजा गया कोयटा से, तो आधा से ज्यादा तो कहते हैं बलूचिस्तान गद्दार है। जो इनके साथ मोहब्बत करते हैं उनको तो ये वैगनों की छत पर रखते हैं, इनकी मैयतों को वापस भेजते हैं। और तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ नौजवान परेशान है कि हम सियासत किस तरह की करें। यहाँ पर सियासत को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सही कह रहे हैं। सियासत करते हैं तो भी नहीं छोड़ते हैं, हुकूमत की नौकरियां करते हैं तब भी मारे जाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा हम जाएं तो किस तरफ जाएं। आपसे रहनुमाई चाहते हैं। साहब कुछ नहीं बोला जा सकता, जो भी इन्होंने कहा है 100% सच कहा है। इसमें मजीद तबसरा क्या हो सकता है? अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी दुआएं यही हैं हमारे तमाम बलोच भाइयों को। आबिद नकवी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। हाँ सर, मैं आबिद बोल रहा हूँ कराची से। अभी आपने स्टार्ट में जो अपना क्लिप्स दिखाए, जो जलसा हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी हुकूमत ने खुद ही अपनी आर्टिकल 144 की खिलाफ वर्जी हुकूमत खुद कर रही है। जी बिल्कुल। एक तरफ हुकूमत पब्लिक को, एक आम निहत्ती शहरे को जो बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, उसको वो लोग वो कंटेनर ला के बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल यानी ओपनली आप एक फिरके को काफिर कह रहे हैं। तो मेरे समझ में तो नहीं आता कि सर हुकूमत की सोच क्या है। ये जदीदी हुकूमत लग रही है मुझे, क्योंकि देखिए मैं समझ गया था आपका सवाल स्टार्ट पे, और मेरे ख्याल में हम क्या कहें, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ कह दी है कि हुकूमत नहीं बादशाहत है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में तो उसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बादशाहत से बढ़ के क्या हो सकता है? जी जिब्रील साहब हैं गुजरांवाला से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द थिंग इज दैट आज हम सब ने देखा कल रात को जो शुरू हुआ, इट्स ऑल हाईली अनडेमोक्रेटिक, एंड वी नो दैट डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ फॉर सच ब्रूटल एक्ट्स एट द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, बट we need certain answers. We need Interior Ministry and people such Nisar to come forward and give us something.
Recently जो कोयटा में blast हुआ उसके बारे में there been news all around कि they were called 2 days prior, they were on leave. Why were they called? Who called them? These are legit questions, right? And then what happened today that you're not following the orders of Islamabad High Court, that is again brutally undemocratic in its spirit. तो इसका जवाब कौन देगा? मेरे भाई यही जवाब जिब्रील, आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड आउट दीज क्वेश्चन, लेकिन इनका जवाब हम भी मांग रहे हैं। हमने पूरा प्रोग्राम इस बात पे किया कि उन बच्चों को कैसे बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, किस लिए बुलाया गया, और 144 की जो इम्तियाजी जो उसकी एप्लीकेशन है जिसको बकौल ज़रार सिलेक्शन 144 है, वो ऑलरेडी हम उस पर क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। आखिरी कॉलर है रोहान लाशारी साहब हैं राजनपुर से। जी रोहान साहब। हेलो हेलो रोहान साहब फरमाइए। जी सर, मैं राजनपुर से बोल रहा हूँ। कोयटे में जो हमारा इतना बड़ा सानिया हुआ है सर, तो मतलब है कि देखें उसको, मतलब है जैसे हमारे भाई कह रहे थे उसको बसों पे इधर उधर भेजा है। एक मलाला को थोड़ा सा भी मतलब है गोली लगी है या उसके साथ और भी लड़कियां थी, तो उनको हमारी आर्मी ने एयरबस के जरिए लंदन भिजवा दिया। उसे मतलब प्राइज मिल गया, वो मिल गया, उसे पता नहीं क्या क्या इतना मीडिया ने मतलब उसे वो कर दिया। जो वो चनाए है वो मतलब जो गैर शरी मतलब बातें कर रही है। अच्छा बात रोहान साहब, आप कोयटा का पैक बना के अपना गुस्सा जो है किसी और तरफ डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं समझ रहा था कि कोयटा में जो शहीद हुए हैं उनकी लावारसी पे कोई बात करेंगे, लेकिन आप तो अपना जो है रेडियो स्टेशन जो है आपने नशरियात शुरू कर दी हैं। क्या किया जा सकता है? हाँ, और ये बात इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ कंपेयर कर लेंगे, वही है ना यार, किसी तरह तो निकालना है ना। हाँ। इस कोर्ट हुक पर मैं अपने सारे गुस्से लगा दूं। कोयटा की खूंटी से जो है वो बला लगा। जहां तक बात भूलने की बात है, बिल्कुल सही है। हम 2 दिन में भूल जाते हैं क्योंकि कोई नई खबर आ जाती है। आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद क्या हुआ यार, एकदम वो शादियों की बातें शुरू, बिल्कुल, फिर उस पर फोकस था। गुलशन इकबाल पार्क के बाद भी अगर आप नोट करें, एक दिन बाद सारे कैमरे कहीं और पलट जाते हैं। नैरेटिव चेंज करने के तो हम लोग चैंपियन हैं। नैरेटिव चेंज क्या सर, थोड़ा ये चौकी बत्ती, वो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इस पे कम से कम माफी तो बनती है। शर्मिंदगी हम अपने लेवल पे तो कर सकते हैं, हम भी रिप्रेजेंटेटिव हैं मीडिया के और हमें भी बात करनी पड़ती है। बहरहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।